आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं, आज के मेहमान खुसूसी का स्वागत करें ट्रेडिशनल खतर से हमारे श्री राम IPS साहब का। मैं खुशामदीद करता हूं सर आपका इस रोड सेफ्टी इवेंट में, जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है, 1 जनवरी से शुरू हुआ है, 31 जनवरी को खत्म होगा, जो पूरे हिंदुस्तान में काफी जोश और खरोश से इसको मनाया जा रहा है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जो अभी रिसेंटली जो हमारा करगिल में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कम से कम 5 बेगुनाह जान बहक हो गए हैं, तो उनकी याद में कम से कम मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर 1 मिनट का खामोशी इख्तियार करें। शुरू करता हूँ इस प्रोग्राम को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, जिसमें हमने कुछ करगिल की डाटा यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। इस डाटा को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा और रोड सेफ्टी में इसको आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको सेफ्टी में ये काफ़ी मदद देगी। तो शुरू करता हूँ मैं आज का ये PPT। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे करगिल में कितनी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियों की तादाद है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि LME जो हमारे पास है, जो प्राइवेट कार की शक्ल में होती है, वो 5652 है। इसी तरह टैक्सीज की आप देख सकते हैं, इसी तरह आप स्कूल बसेस देख सकते हैं, ट्रक्स टिपर्स की तादाद देख सकते हैं। ये कुल मिला के हमारे पास 11,089 अभी तक हमारे ऑफिस में रजिस्टर्ड है। हम उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं जो दिल्ली अदर स्टेट की रजिस्ट्रेशन है, जैसे दिल्ली से, श्रीनगर से या जम्मू से आई है, उनकी हमारे पास कोई डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये डाटा जो हमारे परिवहन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बाद में आपको कंपैरिजन करूंगा कि गाड़ियां 2020 में हमारे पास कितने रजिस्टर्ड थे, 2021 में कितने हुए हैं। 2022 में हमारे पास 877 हुई है, 2023 में 1011 हुए हैं। इसी तरह 2024 में 796 गाड़ियां रजिस्टर्ड अभी तक हुई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1995 में हमारे पास 100 गाड़ी रजिस्टर्ड थी, तकरीबन 1 से लेकर 100 तक। फिर 2003 में हमारे पास 630 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। 2010 में हमारे पास 2100 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। 2020 में हमारे पास 6900 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं और 2025 में हमारे पास 11000, जैसे कि आपने अभी पहले वाले स्टेटिस्टिक में देखा है। इसी तरह हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2030 में 17000 गाड़ियां होंगी और इसी तरह 2050 में हमारे पास 1,34,000 गाड़ियां होंगी। आप खुद सोचिए, इन गाड़ियों की रखने की जगह, इनकी पार्किंग, इनकी स्पेस हमारे पास अभी अवेलेबल है कि नहीं है। ये कुछ एक्सीडेंट के स्टैटिस्टिक्स है, ये SP साहब आपको बाद में शेयर करेंगे। जैसे कि मैं करगिल स्टैंड टैक्सी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी परमिट्स हमने थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, जब तक कि हमको लैंड अवेलेबिलिटी और गाड़ी की स्पेस में प्रोपोर्शनलिटी नहीं आए, तब तक हमने इसको
इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि अभी अवेलेबल लैंड हमारे पास करगिल यूनियन के पास 24,750 स्क्वायर फीट है। इसी तरह इनके पास जो गाड़ियां हैं वो कम से कम 1200 है, और इनके पास स्पेस रिक्वायर एक गाड़ी के लिए हमारे पास 100 स्क्वायर फीट चाहिए होता है एक एसयूवी गाड़ी के लिए। और इसी तरह हमारे पास स्पेस रिक्वायर्ड है हमारे पास 1,20,000 स्क्वायर फीट हमारे पास। अगर इस संख्या से गाड़ी बढ़ेगी तो फर्दर रिक्वायर्ड है। अभी इनके पास जो डेफिसिट है, कमी है, वो कम से कम 95,250 स्क्वायर फीट की कमी है जो अभी एग्जिस्टिंग इनके पास जो गाड़ियां हैं 1200 गाड़ी पूरा रखने की करगिल टैक्सी स्टैंड के पास जगह नहीं है। इसी तरह ओमनी या इको वैन की बात करें तो इनके पास टोटल जो है 22,500 स्क्वायर फीट उसके पास अभी जगह है हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो इनके पास तकरीबन 630 गाड़ियां हैं। तो जो स्पेस एक वैन ले लेती है वो 80 स्क्वायर फीट एक गाड़ी ले लेती है। तो जो अभी स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा हमारे पास वो 28,800 स्क्वायर फीट हमारे पास और चाहिए होगा अगर गाड़ियां इस तरह बढ़ेगी। तो इसी तरह स्पेस इनके पास डेफिसिट है, कमी है, वो 6,300 स्क्वायर फीट अभी जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उनके लिए भी कमी है। तो इसी तरह आप द्रास का देख सकते हैं, इसी तरह आप ज़ास्कार का भी देख सकते हैं। ज़ास्कार में लैंड्स अवेलेबल है, वहां पे गाड़ियां और आ सकती है, मगर करगिल और द्रास में और ओमनी वैन के लिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उनके लिए लैंड की कमी है। अगर हमको टैक्सी परमिट्स और देने होंगे तो हमको लैंड्स भी और अवेलेबल करवाने होंगे। जैसे कुछ फाइन्स है जो 2019 के बाद इसमें एक रिफॉर्मेशन आया है, चेंजेस आए हैं, हमारे ओल्ड पेनल्टीज को रिफॉर्म करके नया बनाया है, इसमें इनहांस हुए हैं। जैसे कि जनरल ऑफेंस के पहले 100 रुपये हुआ करता था, अभी 500 रुपया हो गए हैं। इसी तरह आपकी 177A में उसमें पहले 100 रुपये था, उसमें 500 हुआ है। इसी तरह आप मेजर्स विदाउट लाइसेंस का 181 में पहले 500 था, अभी 5,000 हुए हैं। इसी तरह अगर आप कोई ओवर साइज व्हीकल चलाती है उसमें 5,000 हुआ है। इसी तरह ओवर स्पीडिंग में अलग सा। इसी तरह आपका डेंजरस ड्राइविंग में 184 में पहले 1,000 था, अभी 10,000 हुए हैं। तो आप ड्रंकन ड्राइविंग का आप देख सकते हो। इसी तरह आप देख सकते हैं ओवरलोडिंग का पैसेंजर्स का कितना है। इसी तरह सीट बेल्ट जो है हम यहाँ नहीं पहनते हैं, 194B में 100 रुपये पहले हुआ करता है, अभी 1,000 हुए हैं। इसी तरह आपका देखिए 2 व्हीलर्स का जो आप ओवरलोडिंग करते हो उसमें पहले 100 रुपये था, अभी कम से कम 2,000 हुए हैं। इसी तरह अगर किसी एम्बुलेंस को इमरजेंसी गाड़ी को अगर साइड नहीं देता तो उसका 10,000 रुपये पेनल्टी है। तो इसी तरह अगर इंश्योरेंस के बगैर चलाएगा 196 में पहले 1,000 था, अभी 2,000 हो गए हैं। जैसे आप जानते हो कि सीट बेल्ट हम जब हमेशा रोड पे चेक करता है तो सीट बेल्ट पहनने से बहुत सारे लोग जो है मना करते हैं और अपना भी एक्सप्लेनेशन देता है कि इसके पहनने से कुछ नहीं होता। इससे ये जो स्टैटिस्टिक्स से हमने रिसर्चर के थ्रू लिया हुआ है, तो इसमें ये बताया जाता है कि जो सीट बेल्ट पहनने से आपकी 45% जो गाड़ियां हैं वो एक्सीडेंट रिस्क से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो क्रैशेस है और जो उससे अगर आप इजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्टाइल हो जाता है, गाड़ी के सामने से निकल जाते हैं, तो उससे भी आपको बचा देती है। और आपके जो चेस्ट या पेल्विस या शोल्डर को बैलेंस एक डिस्ट्रीब्यूट एक फोर्स से वो रोक लेता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपको सीट बेल्ट जो है आपका 45% जो एक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट है वो बचा देती है। तो मेहरबानी सीट बेल्ट लगा के चलाना, इसको आप फॉर ग्रांटेड मत लेना। इसी तरह जैसे कि मोबाइल फोन जो है गलती से सारे उठा के चलते हैं, कभी कभार मुझे भी मन करता है, फोन आता है तो इमरजेंसी होता है तो मैं भी उठा के चलता हूँ। तो इससे ये क्या हुआ है, इस तरह जो स्टैटिस्टिक्स है हमने काफी रिसर्चर को वहाँ पे इनका डाटा कलेक्ट करके मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये कम से कम 25% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ग्लोबली हुए हैं इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से हुए हैं। चाहे वो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें या लाउड म्यूजिक सुने या कुछ और डिस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज भी अगर आप गाड़ी चलाते समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं उस वजह से भी होते हैं। और इससे इंक्रीज हुआ है रोड एक्सीडेंट तकरीबन 400%
रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। किसकी वजह से? डिस्ट्रक्शन लॉस होने की वजह से। अगर हो सकता है आपको कॉल घर से आ रहा होगा, कोई इमरजेंसी कॉल आया होगा, या कोई एक्साइटिंग कॉल होगा, या कोई दुख भरा कॉल होगा, इस वजह से आपकी ध्यान जो है वो रोड से भटक जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपको बात करना है तो गाड़ी को कहीं साइड में लेके आराम से बात कर सकते हैं। और जब भी प्रोफेशनल ड्राइवर्स को मैं ये सलाह देता हूं कि मोबाइल फोन का आप गाड़ी चलाते समय बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। और स्कूल बस से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल बसेस की जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत भयानक होती है। अभी कुछ साल पहले भी एक अनंतनाग में हुआ था एक्सीडेंट्स, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। अगर स्कूल बसेस में 8-10 बच्चों की जब कुछ एक्सीडेंट होती है तो उनकी माँ बाप पे क्या गुजरती है, एक पूरा एक एरिया पूरा जो है उसका मातम मनाता है। तो आप सोचिए कि स्कूल बस की फीचर्स जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय किया है, इसकी पर्टिकुलर स्कूल फीचर है। आज इसकी जो ड्राइवर है उसको कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। और इसमें जो स्पीड गवर्नर ऑलरेडी फिटेड है उसको आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा। इसके जो स्पीड है ऑलरेडी फिक्स्ड है, 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें इमरजेंसी डोर्स होते हैं, एग्जिट्स होते हैं, और इसमें जो बस में अटेंडेंस अलग से होते हैं। तो इसकी जो सेफ्टी ग्रिल्स लगे होते हैं इसमें, तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी होते हैं। ये सारा स्कूल बसेस के नोटिस में मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। और मेहरबानी करके जितने भी मिनी बसेस है, अगर किसी ने स्कूल बसेस के साथ अपनी बस को एंगेज किया है तो ये सारे फीचर्स उसमें हो तभी वो एंगेज करे, नहीं तो वो खुद जो है ना कहीं जगह लिटिगेशन में फंस जाएगा। तो मेहरबानी करके आप लोग सावधान रहिए। स्कूल बसेस के एक्सीडेंट बहुत खतरनाक मानी जाती है। और टाइम मैनेजमेंट करके चलाए, जितने भी आपको जल्दी जाना है 1 घंटा आप घर से पहले निकल सकते हैं। इसी तरह ओवरलोडिंग है। आप देखिए पुराना एक फोटो हमको मिला है, ये जोजिला में, ये रियल फोटो है। क्या हुआ है, इसने ज्यादा ओवरलोडिंग करके लाया है ट्रक्स वालों ने, तो ये इसकी तो एक ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी चली जाती है, व्हीकल की जो स्टेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है, और टायर की ड्यूरेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये टोटली ओवर बैलेंस हो गया है। और ये जिसमें जितने भी इसमें सामान लगाए हैं वो नीचे आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको गुड्स कैरेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पैसेंजर में भी ओवरलोडिंग करना टोटली मना है। इसमें भी आपको पेनल्टी लग सकती है, आपकी परमिट्स कैंसिलेशन हो सकती है, लाइसेंस की भी कैंसिलेशन हो सकती है। इसी तरह हेलमेट्स की बहुत अहमियत है। जो बाइक्स चलाते हैं इससे हेड इंजरी 70% तक आपको बचाया जा सकता है। और जो भी हेलमेट्स हम पहनते हैं वो हम पुलिस को दिखाने के लिए या किसी अथॉरिटी को दिखाने के लिए ऑर्डिनरी हम एक हेलमेट पहन लेते हैं। जब भी आपको हेलमेट पहनना है तो ISI मार्क की सर्टिफिकेट वहां पे होगी तभी जाके पहनना, नहीं तो हेलमेट सिर्फ पहनने के लिए होगी, ये आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो आप इन चीजों का ख्याल रखिए। और आप हमेशा राइडर्स में एक पिलियन का ख्याल रखो, मतलब जो मोटरसाइकिल पे जो 2 सवारी हो तो उसको पिलियन बोलते हैं, तो उसको भी एक हेलमेट पहना देना। हमारे यहाँ पे कल्चर है कि पीछे वाला हेलमेट नहीं पहनेगा भी चल जाता है बोल के, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, दोनों को हेलमेट पहन के ही चलना है। अब मैं दूसरे इस पे आता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास एक गुड सैमरिटन बोल के इंडिया में एक स्कीम है। ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देना चाहूंगा कि इसमें क्या हम कर सकते हैं गुड सैमरिटन में। गुड सैमरिटन में जैसे कि फर्स्ट गोल्डन आवर्स में आप जो भी एक्सीडेंट विक्टिम है, अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो उसकी जान बच जाती है, ठीक है। तो इससे हमारी जो फैटिलिटीज है वो रिड्यूस हो जाती है। तो पहले क्या होता था कि इसमें बहुत इंक्वायरीज होती थी कि सरकार की तरफ से भी आपने तो नहीं मारा इसको, या आपको लिटिगेशन में जाना पड़ता था, आपको एज एविडेंस आपको जाना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी वैसा नहीं है। अभी इसमें कोई भी इंडिविजुअल्स है जो विक्टिम्स की हेल्प करता है, सरकार इसको रिवार्ड दे रही है, ठीक है, सरकार इसको रिवार्ड दे रही है। अब इसमें कौन एलिजिबल है ये मैं आपको बता दूंगा। पहले तो इसमें 5,000 रुपए रिवार्ड मिलेगा गुड सैमरिटन को। कोई भी जो सड़क से किसी एक्सीडेंट्स की जो विक्टिम को उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगी तो उसको 5,000 रुपए का सरकार की तरफ से रिवार्ड मिलेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी मिलेगा सरकार की तरफ से। तो इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, आप पहले तो रिपोर्ट एक्सीडेंट्स होना चाहिए पुलिस की तरफ से,
या हॉस्पिटल अथॉरिटीज की तरफ से, और सेकेंडली इसको वेरीफाई करना है एक्सीडेंट्स को कि भाई ये सचमुच एक्सीडेंट जो है वो गोल्डन आवर्स में इसकी ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट देने से वो लोग मना करते थे क्योंकि उसकी एक्सपेंसेस मैटर करती थी। अभी सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है, इस पर 1 लाख तक गवर्नमेंट इसकी ट्रीटमेंट्स बेयर करेगी और इसकी जो एक्सपेंसेस है वो सरकार को आप पेश करना है। इसमें कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरी या मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट या क्रिटिकल केयर होगा वो हॉस्पिटल खुद मैनेज करेगी। ये कैसे करता है ये स्कीम काम, जब एक्सीडेंट हो जाएगा विक्टिम को नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना है, फिर उसके बाद उसको जो अपफ्रंट कॉस्ट है उसका उस विक्टिम को नहीं पूछना है कि वो कैसे पे करेगा, और एक्सीडेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक्सीडेंट जो है वो रिपोर्ट होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट की एक्सपेंसेस जो है वो लास्ट 2024 जो ईयर था हमारा, उसमें कितने एक्सीडेंट्स हुए एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दोज एक्सीडेंट्स। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माय पीपीटी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि टोटल 175 एफआईआर लगी थी डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, जिसमें से 98 एफआईआर वर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। मतलब 60% ऑफ जो हमारी एफआईआर है वो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है। सो इसका मतलब कारगिल में जो रोड ट्रैफिक का जो अभी सिस्टम है मतलब वो थोड़ा खस्ता हालत में है, तभी ये डेटा यही शो कर रहा है कि इतनी एफआईआर लगने का जो पीछे रीजन है वो यही है। सेकंड, अब जो एक्सीडेंट्स हमारे हुए थे जैसे 98 एक्सीडेंट, उसमें 13 जो एक्सीडेंट्स थे वो फेटल थे, मीन्स उसमें लोगों की जान गई थी, और जो 85 है वो नॉन फेटल थे। 85 का जो फर्दर सब डिवीजन है इट विल कम इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीवियस इंजरी वाले, ग्रीवियस इंजरी होता है जिसमें किसी का फ्रैक्चर हो गया या किसी का जबड़ा टूट गया या फिर कोई हेड इंजरी ग्रीवियस हो गई है उसको, एंड माइनर इंजरी होता है जैसे एब्रेशन हो गया कुछ, उसको मतलब ऊपरी चोट जो होती है जो दिखने में लगती है वो वाली। तो आप देख सकते हैं ग्रीवियस इंजरी जो हुई थी 85% में से इट वाज 8% केसेस में हमारी ग्रीवियस इंजरी हुई है, और माइनर इंजरी तो मतलब मोस्टली ऑल केसेस में हमने देखने को ही मिली है कि कोई ना कोई इंजरी तो एक्सीडेंट विक्टिम्स को होती ही होती है। और इससे एक्सीडेंट विक्टिम्स ये वो नहीं है कि जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेडेस्ट्रियंस एज वेल, जो रोड पे चल रहे हैं, फिर जो रोड का जो भी यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द विक्टिम्स। एसपी सर, रिस्पेक्टेड और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और मेरे करगिल के जितने भी आवाम यहाँ पे प्रेजेंट है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जूले। मैं डॉक्टर शाजिया नाज, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल। तो जो आज इन कोलैबोरेशन विद यूटीडीआरएफ, तो जो मुझे टॉपिक प्रेजेंट करने दिया है वो है सीपीआर इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो आज जैसे सर सबने बता रहे थे अभी तक कि आज कल कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसमें सीपीआर का क्या रोल है। तो सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मैं आप लोगों को बेसिक वो बताऊंगी जो हम सारे मिलके, इसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आम इंसान जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के सामने प्रेजेंट होगा वो ये चीज कर सकता है। मतलब ये बेसिक चीज है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, आप किसी को भी दे सकते हो अगर आप एक्सीडेंट की जगह प्रेजेंट हो। अब पेशेंट अनकॉन्शियस आपके सामने, आप वहां पहुंच गए, अब आप क्या करोगे? जैसे ये है, ये बेसिक हर किसी को आ जाएगा। आपको भी पता है कि आप लोग क्या करोगे। पेशेंट को ये जैसे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, तो जैसे आप पहले इसके पास जाओगे कि है भी कि नहीं, क्या पता ये मतलब बात कर रहा हो ऐसे ही लेट के, आप इसको जगाओगे, भाई साहब हेलो आप ठीक हो, आप ठीक हो। जब आपको लगे कि नहीं कोई आवाज नहीं दे रहा है, नेक्स्ट है आप सीधे शुरू नहीं, कॉल फॉर हेल्प। चाहे कोई भी हो, अगर मैं डॉक्टर हूं मैं भी पहले कॉल फॉर हेल्प करूंगी। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 102 108 डायल करोगे जल्दी कि एम्बुलेंस भेज दो, साथ में एईडी जो भी इमरजेंसी से वो भेज दो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। या आपके पास कोई और बंदा साथ में है, आप उसको बोलोगे भाई साहब जल्दी से इमरजेंसी एम्बुलेंस को फोन कर दो, तब तक मैं ये करूंगा। नेक्स्ट स्टेप, आपने कॉल कर दिया, कॉल फॉर हेल्प सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पहले शुरू मत हो जाओ
10 मिनट के बाद आपको याद आएगा कि मैं उसके बाद हॉस्पिटल फोन करूँ। नहीं, पहले फोन करना है, फिर आपको जो सिखा रही हूँ मैं वो करना है। नेक्स्ट स्टेप है, कोई भी कर सकता है, आप लोगों को भी पता है, ऐसे पेशेंट को ऐसे पकड़ा जब ये कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से इसके नजदीक जाओ, देखना है कि ये सुनना है, यहाँ से ब्रीथ कर रहे हैं, और 2 उंगलियां यहाँ पे, ये जो गर्दन की ये बड़ी रग है, यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ भाई चल रही है कि नहीं इसके ना रगे, यहाँ पे हाथ रखोगे, यहाँ आपको आएगा, और साथ में यहाँ से देखोगे ये ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, ये जो चेस्ट है ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है कि नहीं, यहाँ से हवा आ रही है कि नहीं। विद इन 10 सेकंड, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 सेकंड में दोनों चीज हो जाएगी। यहाँ हाथ रखा, आपको लगा हार्ट बीट आ रही है, आपको लगा पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, नहीं कर दिया तो क्या करोगे? अगर छोटा बच्चा है उसको आप ऐसे पकड़िए, एक उंगली ऐसे मुंह में डालिए, अपने इस पे ना, इस पे ऐसे रखा तो 5 थर्स्ट, 1 2 3 4 5, फिर टर्न, फिर चेक करना आया कि नहीं, फिर वापस 1 2, जब तक ना आ जाए। तो ये बच्चों में है। अब अगर बिल्कुल नहीं आया, बच्चा बेहोश हो गया, गॉड फॉरबिड, या किसी इंसान बेहोश हो गया, फिर उसमें क्या, तो उसमें यही चेस्ट कंप्रेशन करना है, जब तक आप तब चेस्ट कंप्रेशन, वही सीपीआर आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपने कॉल फॉर हेल्प किया है, वो नहीं आए तो आपको चेस्ट कंप्रेशन। डेंजरस ड्राइविंग हम सबसे रिलेटेड, जो हम गाड़ी चलाते हैं, हम अगर इस डेंजरस ड्राइविंग को कितना रोक सकते हैं, हमारे पास ये जरूरी नहीं कि ओवर स्पीडिंग ही डेंजरस ड्राइविंग हो। जो हमारा टाटा मोबाइल गाड़ी की लेंथ कितना है, 8 फीट, बलून 16 फीट की बल्ली, 20 फीट के सरिया, ये सब डेंजरस ड्राइविंग ही है। आप तो चला रहे पैसा कमाने की, उसमें आप सोचते हैं भी अगर आप 20 रुपया या 5,000 ज्यादा अगर आ जाएंगे तो मेरा कुछ जरा माश नहीं। आपके आगे और आपके पीछे चलने वाली गाड़ी को इसकी कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसका आपको अंदाजा है, हम लोगों को अंदाजा है, ये चीजें देखनी पड़ेगी। डेंजरस ड्राइविंग में यही अभी स्कूल बस के बारे में खादिम साहब ने बोला, जो ग्रिल, जो शीशों की जो 3 लगाने के बावजूद भी शीशा खोल के रखता, बच्चे वहां से हाथ निकालते हैं, सिर निकालने की कोशिश करता है, चलो सिर तो निकाल नहीं पाएंगे, हमेशा उसकी बाजू बाहर दिखता है, ये भी डेंजरस ड्राइविंग में। इसलिए सीओ साहब जब भी स्कूलों में जब तशरीफ ले जाएंगे तो आप स्टाफ को कम से कम मॉर्निंग असेंबली में इंश्योर किया जाए कि उसका बस के साथ अटेंडर होना बहुत जरूरी है सर। और वो क्या करते हैं कि अगर अटेंडेंट नहीं होगा तो जब गेटिंग डाउन हो जाता है सर, किसी एक लोकेशन पे 3 बच्चों को बस से उतारना है, अपने घर जाना है या सवेरे उठाना है, सवेरे उठाते समय ये प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। जब शाम को छुट्टी होकर बसों से लेके आता है तो सवेरे जो फादर से वो 50 रुपया या 20 रुपया लेके जाता है पॉकेट मनी में, वो जब स्कूल से जब वापस आता है, बस उतरते ही वो बस से निकलता है, वो सामने वाली दुकान की तरफ भाग जाती है या अपने स्ट्रीट में जाते हैं। बस लेफ्ट साइड पर होता है, उसका फेवरेट दुकान राइट साइड पे होता है या उसकी गली राइट साइड पे, वो ना बस से उतारते हुए आगे से ना गाड़ी तो पीछे सीधे निकल जाते सर। तो उससे क्या होता है, बहुत चांसेस अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रही है, उसको ये पता नहीं चलता कि बस का जो ब्लाइंड साइड से जो अब निकल रहा है बच्चा, तो उसके लिए अटेंडेंट हो तो कम से कम उसको रोक के उन बच्चे भी स्पीड से निकल जाते हैं। जैसे कि मतलब हम नहीं बोलते सर, कोई मतलब बांध के रखते हैं तो उसको जब आजाद हो जाता है, स्कूल से आया तो 50 रुपए खर्च करने, वहां लेस खरीदने, इस चक्कर को लेकर उसी तरह। मैं पीएमजेएसवाई पीआईयू कारगिल की तरफ से आज यहाँ पे इस ट्रैफिक अवेयरनेस वीक में वी हैव बीन इनवाइटेड कि हम अपना जो पॉइंट जो है वो शेयर करें। तो बाकी सारे एस्पेक्ट जो रोड सेफ्टी का वो हमारे रिस्पेक्टेड एआरटीओ सर या मैम ने एएसपी सर ने शेयर किया। तो मेरा जो फोकस होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ ट्रैफिक सेफ्टी और अवेयरनेस। तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि व्हाट इज रोड सेफ्टी, कि रोड सेफ्टी होता क्या है। तो जनरली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ मेजर्स है जो प्रिवेंट करते हैं रोड एक्सीडेंट्स को, लाइफ ऑफ ड्राइवर्स, पेडेस्ट्रियंस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम रोड सेफ्टी क्या जो है हर साल हम इसके ऊपर अवेयरनेस वीक करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरह से देख सकते हैं कि अराउंड मोर देन 5,000 जो है पेडेस्ट्रियंस यानी कि जो हमारे लोग जो सड़कों के साइड में चलते हैं, जो हमारे रोड से साइड पे चलते हैं, मोर देन 5,000 पेडेस्ट्रियंस जो है हर हफ्ते उनकी जो है डेथ जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
आता है, मुस्तफा साहब को पता है, इद्रिस साहब को पता है, जब भी कुछ यूनियन का इशू आता है आई एम वोकल अबाउट इट। आपके लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ इट इज योर टाइम टू रिप्रेजेंट अस। जो भी हम बता रहे हैं आई एक्सपेक्ट यू टू कन्वे फॉरवर्ड। आपका रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है टू टेल इट टू द पब्लिक, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स आपके हैं। इस एक्सीडेंट में इद्रिस साहब ने बताया एक्सीडेंट्स कभी हो जाता है, बट एक्सीडेंट्स बहुत रेयर केसेस में किसी कुत्ता आ गया या कुछ हो गया वो होता है। बाकी देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एरर, देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ इंजीनियरिंग एरर एंड यू नो दीज टू कंट्रीब्यूट टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं इस एक्सीडेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे चौरासिया साहब ने बताया, इट वाज नॉट अ कोलिशन, इसमें ओवर स्पीडिंग कंपोनेंट था और जिस गाड़ी आई थी ट्रक, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। सो दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। आपने सही बताया, वहां पे रोड इंजीनियरिंग का भी डिफॉल्ट है, बट ये सारे चीज मिलके वो उसको कंट्रीब्यूट किए है ना। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस दिस। हमारा कोशिश वही रहेगा। हम एक्सीडेंट्स कैन नॉट बी 0%, बट उसका नंबर को कम करना है एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस ट्राई टुवर्ड्स इट। इसके साथ साथ मैं आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ साथ बोल रहा हूँ, परमिट और फिटनेस ये दोनों बहुत जगह में इश्यूज हो रहा है। उसमें टेक्निकल इश्यूज भी हो सकता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर ड्राइवर्स इंश्योर दैट यूनियन की तरफ से आप इंश्योर कर लीजिए। हमारा एनफोर्समेंट ड्राइव अलग से चलता है और चेक पोस्ट पे चेक करते हैं, बाकी जगह में ट्रैफिक भी चेक करते हैं और आरटी भी चेक करते हैं, बट आपके लेवल में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सो माई रिक्वेस्ट इज आपके लेवल में स्टार्ट कर लीजिए एंड वील ऑल्सो इंश्योर इट। लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ गुड समैरिटन, इसके बारे में, गुड समैरिटन प्रोग्राम के बारे में 2-3 बार यहाँ पे जिक्र हुआ है। सो इसके बारे में भी पहले हमने बात किया है। तो गोल्डन हार्ट पीरियड में जो एडमिशन होता है, देयर इज अ वेरी लार्ज चांस ऑफ बीइंग सेम। प्राइम एग्जांपल इज यस्टरडेज एक्सीडेंट, जहाँ पे इमीडिएट रिस्पांस की वजह से 2 लोग बच गए। सो वन इज स्टिल अनकॉन्शियस, बट वो भी होपफुली बच जाएगा। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट। इससे पहले भी बहुत एक्सीडेंट्स में हमने देखा है देयर इज अ स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म इन कारगिल। कारगिल के लोग बहुत इजीली सबको मदद करते हैं और बसीजा जाता है, जो भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। बट वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड सर्टेन केसेस में लोग डरते हैं। सो ये मेरा रिस्पांसिबिलिटी टू अश्योर दैट अंडर दिस प्रोग्राम आपका आइडेंटिटी रिवील करने का भी जरूरत नहीं है, आपके स्टेटमेंट लेने का भी पावर हमारे पास नहीं है। हम कभी आपका स्टेटमेंट जबरदस्ती ले नहीं सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अगर आप वहां पे पहुंचाते हैं, इफ यू डोंट वांट द अवार्ड, आपको बाकी कुछ नहीं है, आपका गुडविल है, आप पहुंचाते हो, फिर हम आपसे कुछ नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आप सिर्फ वहां पे उनको पहुंचा के जा सकते हैं। सो आई गिव यू दिस अश्योरेंस इन दिस डिस्ट्रिक्ट। सो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू कन्वे दिस, आगे भी इसके बारे में बता दीजिए। और ये 5000 का इनाम के बारे में बात चल रहा था 3 दिन पहले, बिकॉज दिस इज द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी साहब ने इसको बढ़ाया भी अभी to 25,000. So the effort is to ensure that in a place like this, कारगिल जैसा जगह में जहाँ ऑलरेडी नितिन साहब ने बताया आपको ऑलमोस्ट 75% ऑफ द एक्सीडेंट ओपन एरिया में होता है, इधर पब्लिक का रोल बहुत ज्यादा है। So it is important that people respond to this and उनको ये डर नहीं होना चाहिए that पुलिस आगे ये सवाल पूछेंगे या कलेक्ट करेंगे या मुझे बैठना पड़ेगा। I give you this assurance that ये नहीं होगा। If you are a good Samaritan, if you come with an accident victim, हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, आपका आइडेंटिटी भी कलेक्ट नहीं करेंगे। So in short, it is basically the responsibility of all of us. जैसे खादिम साहब ने बताया, ये बहुत सारे एजेंसीज का रोल है, इंजीनियरिंग से लेके एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द पब्लिक एज वेल। So it is important that all of us contribute to what we have to do. So I